वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज चैप्टर 5 कंज्यूमर बिहेवियर एंड ये हमारा वीडियो सेशन 3 है और इसी वीडियो में हम लोग अपने सेशन 4 को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने सेशन 1 2 का वीडियो बना दिया, अगर नहीं देखा तो देख लेना। और ये जब चारों सेशंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आई अपलोड द वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर 5 कंज्यूमर बिहेवियर। और अगर किसी ने एक पहला वीडियो नहीं देखा, दूसरा नहीं देखा, तो एक बार में तुम लोग वन शॉट देख लेना, उससे तुम्हारा अच्छे से रिविजन हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आज अभी इस सेशन 3 को शुरू करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है, कोई भी इंडिविजुअल है या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है, जब वो लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं, कुछ भी गुड्स या कुछ भी सर्विसेज जो अगर वो खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो कोई ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ अकेले ही हो उस प्रोसेस में। मतलब आपके दिमाग में कहीं से आइडिया आया है और आप सामान खरीदने निकल गए हो, ऐसा नहीं होता है। इन लोगों ने बताया हुआ है कि मार्केटिंग में अगर हम देखें तो वहाँ के हिसाब से जो लोग होते हैं वो 8 डिफरेंट रोल्स होते हैं जो लोगों के द्वारा प्ले किए जाते हैं। उससे क्या पता चलता है कि कंज्यूमर क्या चीज़ खरीदेगा, क्या चीज़ नहीं खरीदेगा, ठीक है? अब ये चीज़ आपको समझ में तब आएगी जब हम आप आगे बढ़ेंगे कि कंज्यूमर डिसीजन जो होता है उसको 8 लोग, 8 रोल होते हैं जो प्ले किए जाते हैं लोगों के द्वारा। अब वो डिफरेंट डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं, सेम लोग भी हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग इफ़ेक्ट करते हैं डिसीजन को कि कोई सामान खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा। सबसे पहला होता है इनिशिएटर। तो देखो इनिशिएटर का मतलब होता है जो बंदा आपके दिमाग में सबसे पहला वो थॉट लेके आता है। मे बी वो आप भी हो सकते हो, अगर आपने कोई चॉकलेट खाने का सोचा, जैसे यहाँ पे है कि भाई चॉकलेट की बात है, अगर आपके दिमाग में कोई बात आई है चॉकलेट खाने की तो वो आप भी हो सकते हो। या फिर मान लो कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे संग कहीं जाते हैं और हम उनसे किसी चीज़ की ज़िद करते हैं, तो हम यहाँ पर इनिशिएटर हो गए कि भाई हमने उनके दिमाग में डाला है कि हमें ये चीज़ आप दिला दो। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? इन्फ्लुएंसर वो बंदा होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है कि उसे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि अगर बच्चे ने पेरेंट्स से जिद करी है कि उसे चॉकलेट खानी है, तो अगर पेरेंट्स मान जाते हैं तो उसे इन्फ्लुएंस करेंगे, और अगर नहीं भी मान गए हैं तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर देखा जाए तो वही उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर वो खरीदने लगे हैं तो पॉजिटिव हो गया, अगर नहीं खरीदने लगे हैं तो फिर वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो गया, वो नहीं खरीदा जाएगा। दूसरा है हमारे पास गेट कीपर। गेट कीपर क्या होता है? जो बंदा परमिट करता है फ्लो ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन एंड रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ सम सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर पेरेंट्स ने परमिशन दे दी है ना, तो वो क्या हुआ कि उन्होंने परमिट कर दिया कि भाई खरीद लो, और अगर नहीं दी तो मतलब उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, पेरेंट्स प्ले द रोल ऑफ अ गेट कीपर इन द सिलेक्शन ऑफ मूवीज फॉर चिल्ड्रन, कि कौन से बच्चे कौन से वीडियोस देखेंगे, कौन सी मूवीज देखेंगे या नहीं। जैसे हमारे पेरेंट्स ही हमें बताते हैं अच्छा कैसे कौन सी चीजें देख सकते हैं, कौन सी चीजें नहीं देख सकते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ फालतू की वीडियोस देखते हैं तो पेरेंट्स उन्हें डांटते हैं कि ये क्या फालतू देख रहा है। जैसे डोरीमोन, नोबिता, डोरीमोन नोबिता तो एक ही है। जैसे 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 हम बचपन में कार्टून देखते थे, तो हम मतलब बहुत ही आजकल के पेरेंट्स का बहुत मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि बच्चों को काम में लगाने के लिए उन्हें कार्टून दिखा दो। भाई हमारे पेरेंट्स तो कभी भी नहीं कहते थे, और अगर हम लोग देख रहे होते थे ना तो टीवी और बंद कर देते थे या फिर हमें वहां से भगा देते थे, हटा देते थे। हमारे घर में ऐसे ही होता था, बुरा होता था बहुत ज्यादा हमारे हिसाब से, पर अब तो ठीक ही है। डिसाइडर मतलब कौन डिसाइड करता है कि भाई किया जाएगा, मतलब कौन सी क्वांटिटी खरीदी जाएगी, कहाँ खरीदा जाएगा, क्या खरीदा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा। ये सब जो डिसाइड करने वाला बंदा होता है, ये सब डिसाइडर होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इन द इवेंट ऑफ बाइंग बेबी प्रोडक्ट्स द मदर प्लेज द रोल ऑफ डिसाइडर। है ना, जैसे मम्मी को ज्यादा पता होता है कि बच्चे को क्या खाना है या फिर कौन सा ऑयल लगाना है या कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या चीजें करनी है, ये मम्मियों को ज़्यादा पता होता है, तो मम्मी इस चीज़ को डिसाइड करती हैं। अगर हम बात करने लगे हैं किसी और चीज़ की, तो भई मतलब जैसे कि हर एक सामान खरीदने का, जैसे अगर हमारे घरों में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ खरीदे जाते हैं, तो एक ऐसे बंदे से सलाह लेते हैं ना जिसके पास है, जो बता सकता है, जो हमारे मतलब जिसको पता है इसके बारे में ज़्यादा। तो वही बात हो गई। बायर क्या है? भई वो पर्टिकुलर बंदा जो परचेज़िंग कर रहा है, जो खरीद रहा है, ठीक है? तो वो यहाँ पर बायर हो गया। जैसे मैं अपने घर में, अगर मैं अपने घर के लिए कोई चीज़ खरीद के लाई हूँ, तो मैं यहाँ पे बायर हूँ। यूज़र कौन है? जो बंदे उनको यूज़ करेंगे, उस प्रोडक्ट को कंज़्यूम करेंगे, अगर एंटायर फैमिली कंज़्यूम करने वाली है, तो वो सारे यूज़र हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे वॉशिंग मशीन का एग्ज़ाम्पल दे रखा है, तो वॉशिंग मशीन को कौन यूज़ कर रहा है? जो भी यहाँ पे हाउसवाइफ लिखा है, पर मैं कहना चाहूँगी कि जो भी उसमें कपड़े धो रहा है, वो उसको यूज़ कर रहा है। हस्बैंड भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना? तो जो भी उसको यूज़ कर रहा है, वो वॉशिंग मशीन का यूज़र हो गया।
प्रिपेयर क्या है? प्रिपेयर मतलब जैसे मान लो कि आपने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे मैगी खानी है। अब उन्होंने मैगी का पैकेट तो खरीद दिया, बट आप मैगी कच्ची तो खाओगे नहीं। जो बनाएगा, अब मान लो अगर आपने बनाया तो आप प्रिपेरर हो, अगर आपकी मम्मी ने बनाया तो मम्मी प्रिपेरर है। कुछ भी चीज़ जो प्रिपेयर करेगा, जो उसको कंज़्यूम करने के लिए तैयार करेगा ना, वही प्रिपेरर हो जाता है। मेंटेनर क्या है? मेंटेनर जो उस चीज़ का ध्यान रखे, जो उस चीज़ को सँभाल कर रखे, जो उसकी सर्विस करे। Members who service or repair the product so that it will provide continued satisfaction is a maintainer। जैसे हमारे घर में अगर जैसे कि जो गेट होते हैं, उसमें ना ऑयलिंग करनी पड़ती है। तो जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे जैसे खिड़की हो गई, गेट हो गए, तो यहाँ पे पापा उसको मेंटेन करते हैं, तो पापा मेंटेनर हो गए। डिस्पोज़र मतलब कंज़्यूम कर लिया जब आपने प्रोडक्ट, तो उसके बाद उसको फेंकना है, उसको हटाना है, तो ये सब जो बंदा कर रहा है वो डिस्पोज़र हो गया, ठीक है? यहाँ पे देखो मार्केटर का टास्क क्या होता है कि वो ये समझे कि बाइंग प्रोसेस क्या है और कौन-कौन से इसके अंदर पार्टिसिपेंट है, ठीक है? अगर देखो एक बात ध्यान से देखना, अगर आप कहीं से गुज़र रहे हो, मतलब मान मान लो मार्केट है, ठीक है? आप कहीं से गुज़र रहे हो, तो अगर वहाँ पे कोई ऐसी दुकान होगी ना जो बच्चों के सामान बेच रही होगी, जैसे टॉयज़ बेच रही होगी या खिलौने छोटे-मोटे, तो अगर वो देखेंगे ना कि बच्चे सामने से गुज़र रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट ज़रूर करेंगे हम, जिससे बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँ और उसके बाद बच्चे जो है वो ड्रैग करेंगे पेरेंट्स को कि भई मुझे लेना है, उसको लेना है, लेना है, लेना है, रोना-धोना मचा देंगे, ठीक है? तो ये जो वो बंदा बेच रहा है ना, ये उसकी स्ट्रैटेजी है कि उसको पता है कि अच्छा मेरे सामान को जो यूज़ करने वाला बच्चा है या कोई भी इंसान है, उसको मुझे किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करना है। उसके बाद वो सारा प्रोसेस कर देगा जिससे आप वो सामान खरीदोगे। एक बार आपने अपने जो आपका जो मेन टारगेट है ना उसको इन्फ्लुएंस कर दिया, अगर आपने उसको बता दिया कि भई मेरे पास है वो जो आपको चाहिए, फिर वो अपने पेरेंट्स को लेकर आएगा ही आएगा और वो भी उसे खरीदना ही पड़ जाएगा। वो या तो मतलब अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होंगे या फिर कोई चीज़ बहुत खराब होगी, तभी वो मानेंगे, नहीं तो बच्चे इतना रोना-धोना करते हैं कि पेरेंट्स को दिलाना ही पड़ जाता है। कुछ बाइंग डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक जो बंदा होता है वही सारे रोल कर रहा होता है। उसने देखा, उसने सोचा, उसने यूज़ किया, उसने डिस्पोज़ किया, उसने मेंटेन किया, सब कुछ उसी ने किया, ठीक है? बट ऐसा भी हो सकता है कि अलग-अलग लोग भी आ रहे हैं, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है, अलग-अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट वन्स दैट आर प्लेड बाय द कंज्यूमर आर, अब ऐसे कुछ रोल्स होते हैं जो कंज्यूमर प्ले करता है। अब हम लोग इसमें यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कि कंज्यूमर का डिसीजन प्रोसेस कैसे आता है, कैसे निकल के मतलब आता है। तो जो कंज्यूमर होता है, आपने भी अपने घर में ये चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर हम कोई चीज़ बहुत ही महँगी चीज़ खरीद रहे होते हैं, जैसे मान लो कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं, कोई वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं या फिर घर खरीद रहे हैं, कोई भी महँगी चीज़ होती है, तो उसको हम लोग सोचते हैं ना, टाइम एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं उसके अंदर। और अगर कोई सस्ती सी चीज़ खरीद रहे हैं, मान लो कि हम लोग ₹10 की आलू खरीदने जा रहे हैं, टमाटर खरीदने जा रहे हैं, तो इसमें कोई 2-3 घंटे बहस करने वाली तो कोई सिचुएशन है नहीं। ना कोई सोचता है, मतलब बंदा जाएगा, देखेगा ठीक है, रेट ठीक है, सब्ज़ी ठीक है, ले आएगा। लो इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस हो गया, है ना? तो एक प्रोडक्ट जो ऐसा है, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, एफर्ट नहीं लगाना। आप गए, आपने ले आए। बट अगर कोई ऐसी चीज़ होगी, जहाँ आपको पता है कि आपको पैसा ज़्यादा लगाना है, तो आपने सोचना भी ज़्यादा पड़ेगा ना, तो आप सोचोगे ज़्यादा। वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक एक तो होता है कि भाई बुद्धि भी इंसान की जो समझदारी है, कॉग्निशन जो है ना, वो माइंड का दिमाग भी लगा रहा है उसमें और इमोशन भी लगा रहा है। हर चीज़ कोई भी आप चीज़ खरीदते हो ना, तो मान लो आप एसी खरीद रहे हो, तो इसमें आपका सिर्फ़ दिमाग ही नहीं है कि भई आपको गर्मी लग रही है तो आपको एसी खरीदना है। आपका इमोशन भी है कि भई ये हो जाएगा, शो ऑफ भी कर लेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हम लोग को दे रखा है क्लासिफ़िकेशन, जैसे कि जो थॉट बेस्ड होते हैं, जो परचेज़ेज़, कोई भी सामान अगर हमारे थॉट बेस्ड खरीदा है हमने, तो वो क्या हो सकता है? वो ज़्यादातर कोई गाड़ी खरीदी, कोई घर खरीदा, मतलब महँगे डिसीज़न्स। यहाँ पे महँगा तो फीलिंग बेस्ड ज्वेलरी भी महँगी ही आती है, सस्ती तो नहीं आती। स्नैक्स खरीदा, तो ये ना फीलिंग है, तो ये चीज़ है। स्नैक्स क्या है? मन किया, खाया, खत्म कर दिया, फेंक दिया रैपर, हो गया बात खत्म। इसमें ज़्यादा सोचना-वोचना नहीं है कुछ भी। अब यहाँ पे कंज़्यूमर डिसीज़न प्रोसेस हम लोग यहाँ पे तो एक-एक ऐसा टर्म सा बता रखा है। आगे इसको और समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि भाई किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन सर्च कि भाई जो चीज़ की हमें ज़रूरत है उसके लिए क्या-क्या चाहिए होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और इसके इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो मुझे किसमें खरीदना है। तो देखो यहाँ पे आएँगे कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस स्टेजेस। यहाँ पे सबसे पहला है हमारे पास प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। देखो एक यहाँ पे एक बहुत अच्छी-सी बात लिखी हुई है कि द कंज्यूमर बिकम्स अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल स्टेट एंड द आइडियल स्टेट। अब देखो एक स्टेट ऐसा होता है, एक 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 टाइम ऐसा होता है
जहाँ पे आपको वो चीज़ चाहिए होती है, आपके पास नहीं होती, है ना? आपके पास नहीं है। जैसे मान लो मेरे घर में एसी नहीं है, ये मेरा एक्चुअल स्टेट है। मुझे एसी चाहिए, ये मेरा आइडियल स्टेट है जहाँ पे मैं पहुँचना चाहती हूँ। तो अभी मैंने ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ कर ली है कि मेरा ये प्रॉब्लम है और मुझे इसको ऐसे सॉल्व करना है। उसके बाद मैं इन्फॉर्मेशन सर्च करने लगूँगी कि भई अच्छा मेरे को गर्मी लग रही है ना बहुत ज़्यादा, मुझे गर्मी लग रही है, तो मुझे एसी चाहिए। तो मुझे एसी चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए, मुझे कहाँ से चाहिए, कैसे चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी एसी लेना ठीक रहेगा, कौन-सा लूँ, कौन-सा नहीं लूँ, ये सब बातें मैं यहाँ पे सोचूँगी, यहाँ पे देखूँगी। उसके बाद लोगों से पता करूँगी कि भई क्या-क्या हो सकता है। उसके बाद मैं अल्टरनेटिव देखूँगी कि भई एक इस ब्रांड का, एक ए ब्रांड का, एक बी का, एक सी का, एक डी का, इतना वारंटी पीरियड है, इतनी अच्छी सर्विस होगी, इतने टाइम तक चलेगा। पता नहीं जितनी भी चीज़ें हैं मतलब सारी-सारी उसमें सारी स चीज़ें उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि अच्छा इनमें से चारों में से कौन-सा ब्रांड, कौन-सा ऑप्शन मेरे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। हम लोग पर्टिकुलर ऑप्शन अपने लिए ढूँढ लेंगे कि भाई ये वाला ऑप्शन है जो हम लोगों को चाहिए। मान लो हमने ए ढूँढ लिया, अब क्या करेंगे, हमने ए ऑप्शन को ढूँढा और उसे हमने खरीद लिया और इस टाइम पर इंसान को पता चल चुका है कि अच्छा मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी, मेरे को क्या चीज़ लेनी थी, मैंने कौन-सा ऑप्शन चुना, अब उसने ले लिया। हमने बाइंग डिसीज़न हो गया, परचेज़ डिसीज़न हो गया, एक्शन हो गया, सब हो गया। उसके बाद उसने डिलीवरी ले ली, उसने यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, पोस्ट परचेज़ इवैल्यूएशन होता है कि भई आपने जो चीज़ खरीदी है, उसमें आपको 2 ही स्टेज हो सकते हैं ना, या तो आप सैटिस्फाइड हो या तो आप डिससैटिस्फाइड हो। कंज़्यूमर को अगर ऐसा लग रहा है कि भई वो प्रोडक्ट अच्छा है, उसने जैसा सोचा था वैसा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है, तो उसको लगेगा कि भई मैं सैटिस्फाई हूँ, ठीक है, जैसा मैंने सोचा था वैसा मुझे मिल गया। डिससैटिस्फैक्शन कब फ़ील होगा? जब उसने सोचा कुछ था बट उसको वो नहीं मिला। उसके बाद वो सोचेगा कि भई अब मैं तो इस प्रोडक्ट से परेशान हूँ, तो मैं कैसे ना कैसे करके इसको वापस कराऊँ या अपने पैसे वापस लूँ या फिर मैं इसे ठीक कराऊँ, कुछ तो ऐसा ही होगा, है ना? तो ये चीज़ हो गई। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस इनेबल्स द कंज्यूमर टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब यहाँ पे जो पूरा बाइंग का प्रोसेस होता है ना, जैसे ये बाइंग का प्रोसेस ही था कि पहले मैंने देखा कि मुझे क्या लेना है, उसके बाद मैंने इन्फॉर्मेशन सर्च करी, फिर मैंने जो अपने अल्टरनेटिव्स जो मेरे ऑप्शंस हो सकते थे उनको देखा एंड देन आई बॉट द प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है, इसके चांसेस देखो ज़्यादा ही होते हैं कि हम सैटिस्फाई होंगे क्योंकि हमने बहुत सोच समझ कर प्रोडक्ट लिया है। अगर सोच समझ के भी बेकार ही प्रोडक्ट लेना था, तो सोचने समझने का फ़ायदा क्या है? मुझे तो पहले ये समझ नहीं आ रही, है ना? तो बेकार है। तो बंदा जब सोचता है इस बाइंग प्रोसेस में जाता है, तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम सैटिस्फैक्शन ही होता है। जो मार्केटर्स हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि जो उनका जो कस्टमर है, वो डिससैटिस्फाइड फ़ील ना करे क्योंकि अगर उसने ऐसा फ़ील किया, तो वो चला जाएगा मार्केट से, उसे कुछ भी नहीं मिलने का है ना? तो टाइम बर्बाद है, पैसा बर्बाद है और वो बंदा आगे भी किसी को रिकमेंड नहीं करेगा ना, इन्फ्लुएंस नहीं करेगा किसी को, किसी और के बाइंग प्रोसेस में कि भई आप वो प्रोडक्ट खरीदो। तो ये था ये चैप्टर, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हुई, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर देना। मैंने तुम्हें मतलब ऐसे-ऐसे करके समझा दिया ताकि तुम्हें टॉपिक समझ में आ जाए, रट्टा वाला मैं नहीं पढ़ा सकती यहाँ पर, ठीक है? तो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना और मैं वन शॉट इसका कल परसों तक अपलोड कर दूँगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।